जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। जितने भी बच्चे जेकेएसएसबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की, आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है, बेसिक अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक और रीजनिंग कुल मिला के 20 मार्क्स आपके पेपर का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये मैंने जूनियर असिस्टेंट का प्रीवियस पेपर लिया है, इसमें जो भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए थे आज हम उसको कवर करेंगे, फिर हम रीजनिंग के भी देख लेंगे। इससे आपको जस्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में आपने किस तरह से क्वेश्चंस को डील करना है, कैसे हम इजी वे में अरिथमेटिक और रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं और पेपर में आप किस तरह से चीजों को डील करें। कई बार क्वेश्चन नहीं भी आता हो, फॉर्मूला नहीं भी आता हो, तो हम ऑप्शंस की हेल्प से भी आंसर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपकी पूरी कंसंट्रेशन मुझे चाहिए इस लेक्चर में। एट द एंड ऑफ द सेशन आपको ये टॉपिक्स पे अच्छी पकड़ बन जाएगी, आई एम एश्योरिंग यू। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। मतलब आपने 20% ऑफ 25% ऑफ किसका निकालना है? 300 का। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब आपने क्या करना है, 20% इंटू 25% इंटू आपने क्या निकालना है? 300 का। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। अब जब भी आपको किसी भी नंबर का परसेंट निकालना हो, देखो सिंपली यहाँ पे ध्यान से जो मैं समझा रहा हूँ उस कंसेप्ट को समझना। कोई भी नंबर देखो, 100% किसी भी नंबर का किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। देखो अभी 2 मिनट मुझे दो, उसके बाद आपको इन क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं है। 100% किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। सर ऐसा आप कैसे बोल सकते हो? मैं बताता हूँ। देखो, परसेंटेज का मतलब पता है क्या होता है? परसेंटेज सिंबल का मतलब होता है 1/100। क्या मतलब होता है परसेंटेज सिंबल का? 1/100। तो ये 100 और ये 100 कट जाएगा तो क्या बना? 1। इसका मतलब आपका 100% का मतलब क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अगर मैं इसका आधा कर दूं, इसको डिवाइड कर दो 2, तो मतलब 50% का मतलब क्या हो जाएगा? इधर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1/2। ठीक है, इसी तरह 25% मतलब अब इसका आधा आधा कर देना, इसका आधा कर दो, इधर भी आधा हो जाएगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 के बराबर। ठीक है, इसी तरह 20% किसके बराबर होगा? 20% हो जाएगा 1/5 के बराबर। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ से कुछ चीजें समझ आ रही हैं। क्या समझ आ रही है? मैंने आपको बोला किसी भी नंबर का 100% क्या होता है? 1 के बराबर। अगर उसका मैं 50% बोलूं तो यहां पर मैंने आधा किया तो यहां भी आधा हो जाएगा। अगर मैं उसका 25% बोलूं तो इसका आधा हुआ तो यहां भी आधा हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। अगर मैं किसी का 20% निकालूं तो 20%, देखो 100 का मुझे अगर 20% निकालना है तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आएगा ना, तो यहां भी 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जहां पर भी आपको किसी नंबर का 20% निकालना है तो आप जस्ट उसकी जगह 20% की जगह 1/5 लिख सकते हो। फिर 25% की जगह 1/4 लिख सकते हो। 50% की जगह 1/2 लिख सकते हो। बस इसी चीज का मैं यूज करूंगा जब भी इस तरह के क्वेश्चन है, आपने यही करना है। तो मैंने आपको बताया 20% की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1/5। 25% की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1/4। तो इंटू क्या हो जाएगा? 300। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। तो 1 बाई ये क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20, तो 1/20 इंटू 300। तो इसको काट दो, जीरो के साथ जीरो कटा, 2 15 जा 30, तो आपका आंसर कितना आ गया? 15। तो 20% ऑफ 25% ऑफ 300 कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, मैं वो नहीं बोल रहा कि आप सॉल्व नहीं कर सकते थे, आप ऐसे कर सकते थे। 20/100 इंटू 25/100 इंटू 300। बट ये कैलकुलेशन ना आगे जाके बढ़ा, देखो यहाँ से दो जीरो काट दोगे मानो, ठीक है, उसका ये जीरो यहाँ से कट जाएगा, बट इनको मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा ना। 25 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से, फिर जो डिवाइड आएगा उसे 10 से डिवाइड करो, फिर जाके आपका आंसर निकलेगा। इतना क्यों करना है यार? मैंने आपको बोल दिया किसी भी नंबर का 100% 1 होता है। अगर आपको 50% निकालना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने 25% निकालना है 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। 20% निकालना है तो 1/5 से मल्टी। इसका यूज आपको मैं आगे डिफिकल्ट जगहों में बताऊंगा जहां पर डिफिकल्ट कैलकुलेशन। ये तो इजी थी, इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद तीन क्वेश्चन आपके, तीनों क्वेश्चन आपके एवरेज के, मीन या एवरेज के। तीनों में एक ही फॉर्मूला रखना है। किसी भी नंबर का अगर हमें एवरेज निकालना हो, क्वेश्चन को मैं बाद में पढ़ूंगा बट पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर हम इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। तो किसी भी नंबर का एवरेज निकालना हो या मीन बोलो, एवरेज और मीन इज द सेम थिंग, किसी भी नंबर का निकालना वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन है, मान लो आपको 1 3 5 दिया हुआ है, ये तीन नंबर दिए हुए हैं, तो उनका सम कर दो, डिवाइड बाय कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने नंबर है? 1 2 3, तो उसको 3 के साथ डिवाइड, जो आएगा वो आपका एवरेज होगा। तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब मान लो इसी फॉर्मूला के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन घूमेंगे। मान लो आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे? एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल जाएगा। मतलब जो भी आपको निकालने के लिए
बोला जाएगा। आपको जस्ट अगर ये फॉर्मूला आता है, आप इसको इधर उधर मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकाल लोगे, ठीक है। अब ये तीनों क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से निकलता है, और एवरेज के क्वेश्चन एग्जाम में देखो तीन तीन क्वेश्चन एक ही एवरेज के कंसेप्ट पे आए। अगर आपको आता है तो आप सिंपली कर लोगे। अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन। एक स्टूडेंट को बोला गया मीन निकालने के लिए, किसका? 12 नंबर्स का मीन निकालना है, ठीक है। वो नंबर कौन से हैं? 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 एंड एक्स। और उसको मीन कितना मिला? 12। हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या क्या रहा है कि एक स्टूडेंट को बोला गया इन सब नंबर का मीन जो है वो निकालो, और मीन कितना आया? 12 आया। तो हमें एक नंबर यहाँ पर नहीं पता, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको सीधा बोला मीन का क्या फॉर्मूला है। मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर उसका सम करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उनके साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है। देखो बट इन्होंने हमें मीन खुद ही दिया हुआ है। मीन कितना दिया हुआ है? 12। तो मीन की जगह मैं क्या लिखूंगा? 12। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी को ऐड करो, मतलब 3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15। इन क्वेश्चन में बिल्कुल ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिंपली सॉल्व करो पेपर में बैठ के। ये 2 मिनट नहीं लेगा हार्डली आपको सॉल्व करने में। प्लस 19 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14 प्लस एक्स, ठीक है। इसको डिवाइड करना आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने नंबर है? 12। तो नीचे क्या आ जाएगा? 12, ठीक है। सिंपल। अब इस सबको जब हम ऐड करेंगे ना, जब आप इसको ऐड करोगे तो इसको ऐड करके बन रहा है 137। कितना बन रहा है? 137। तो 137 प्लस एक नंबर क्या है? एक्स डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। मतलब क्या आया हमारा? एक तरफ हमारे पास मीन हमें कितना दिया हुआ है? 12। दूसरी तरफ हमने सबको सम किया, कितना आया? 137 प्लस हमारा एक नंबर बचता है एक्स डिवाइडेड बाय 12। अब इस 12 को 12 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 144 इज इक्वल्स टू 137 प्लस एक्स। तो हमें x चाहिए, x को यही रहने दो। तो 144, ये इधर प्लस 137 था, इधर जाके माइनस 137 हो गया। तो 144 में से 137 के तो कितने बचते हैं? 7। तो x की वैल्यू आ गई 7। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन में करना क्या था? मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था यार, सिर्फ फॉर्मूला लगाया। इन्होंने बोला अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितनी है? 12। उन 12 की 12 का सम करो। जब आप उनका सम करोगे, 11 का सम आएगा 137, और 12वीं हमारी एक्स है जो हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 12 इज इक्वल्स टू मीन आपको कितना दिया है? 12। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 144। उससे 137 को माइनस करोगे तो आपका 7 बचेगा। 7 ही आपका मीन है। आई होप दिस क्वेश्चन के, ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था इस टाइप का। ऐसे क्वेश्चन में आप, मुझे पता है, एग्जाम में गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है। तो ये मीन का क्वेश्चन आपका इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है। कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, जेके एसएसबी या एसएससी या कोई भी बोर्ड, इस तरह के एवरेज के क्वेश्चन आते हैं। कहता है कि ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन के, द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी दी हुई है आपको? 100। 100 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना कैलकुलेट हुआ? 35। मतलब सुनो, आप सिंपली ध्यान से सोचो, एवरेज कितना दिया हुआ है? 35। ऑब्जर्वेशन कितनी है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है? 100, ठीक है। तो अगर मुझे इसका सम निकालना, अगर मैं इसका सम निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा? आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? मैंने इसलिए आपको बोला है, इस फॉर्मूला में ऊपर नीचे होता रहेगा। फॉर्मूला पढ़ा है आपने, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि जो एवरेज होती है वो होती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट इस क्वेश्चन में हमें एवरेज भी दिया हुआ है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दिया। हमने पहले निकालना है सम। तो सम कैसे निकलेगा? सम निकलेगा एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहां पर भी सम निकालो पहले। सम कैसे निकलेगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज है 35 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3500। आपने पहले सम निकाल दिया, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता क्वेश्चन में क्या पूछा है, बट मैंने आपको इस फॉर्मूला के थ्रू सम निकाल के बता दिया। अब कहता है कि इसने, बंदे ने क्या किया, एवरेज जो 100 ऑब्जर्वेशन की एवरेज थी वो 35 थी। इट वाज फाउंड लेटर, बाद में क्या पता चला, दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। उसने बाद में क्या देखा कि एक ऑब्जर्वेशन इसने गलती से 83 पढ़ ली, बट वो एग्जैक्टली क्या था? 53। मतलब नंबर 53 था इनमें से एक, उस 53 की जगह इसने 83 उसको ले लिया। तो भाई हमें ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे करना पड़ेगा? ये जो हमारा सम है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, हमारा सम कितना है? 35 हो। इसमें ठीक ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 53। मतलब हमें इसमें 53 डालना चाहिए था, बट हमने 53 की जगह कितना डाल दिया? 83। अब हमें 83 को माइनस करना पड़ेगा, और किसको डालना पड़ेगा? 53 को। फिर हमारा नया सम निकलेगा। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, कितनी है? 100। तो हमारी करेक्ट एवरेज निकल जाएगी। बस इसको आप सॉल्व करोगे तो करेक्ट एवरेज निकल जाएगी, ठीक है। 53 माइनस 83 कितना हो जाएगा? -30।
तो 3500 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 100, और 3500 में से 30 के तो कितना बचेगा, 3470 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 34.7। कितना आ गया, 34.7। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, हमें कुछ समझ नहीं आया आपने जो पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना समझाने की, मैं वापस समझाऊंगा, और मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसको करने की। 1 मिनट 1 सेकंड में, बिना देखे ये क्वेश्चन बिना सॉल्व किए मैंने 1 सेकंड में बता दिया था इसका आंसर क्या, बट आपको वो ट्रिक अभी नहीं पता इसलिए, बट मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा सिर्फ, क्योंकि हर जगह ट्रिक तो नहीं लगेगी ना। अब देखो, मैंने आपको इस क्वेश्चन में था कि 100 ऑब्जर्वेशन का एवरेज दिया था 35, एवरेज दिया था 35, कितनी ऑब्जर्वेशन है 100, तो सम कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फॉर्मूला से, ठीक है, 3500 इसका आ गया सम। अब कहता है कि इसको बाद में पता चला कि एक ऑब्जर्वेशन को इसने 83 पढ़ लिया, बट वो थी कितनी, 53। भाई इसको एक ऑब्जर्वेशन को 53 पढ़ना था, इसने 83 पढ़ दिया। अब हम 53 को ऐड करेंगे सम में और 83 को माइनस करेंगे, फिर हमारा सम एग्जैक्ट हो जाएगा। अब उसने हमें सम नहीं पूछा, हमने पूछा करेक्ट एवरेज निकालने, तो एवरेज निकालने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ता है हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, तो जो आएगा उसको 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को किया। बट अगर आपको ट्रिक लगानी होती है इस क्वेश्चन में, कैसे लगाते हैं, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं अब समझा रहा हूँ, जिस पॉइंट को मैं इसको इरेज करता हूँ सबको, और मैं आपको आराम से एक ट्रिक समझाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को पेपर में किस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को 1 सेकंड भी नहीं लगा था, मैंने देखा तो मुझे आंसर इसका पता चल गया। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें आपको दिमाग लगानी होती है पेपर में। देखो, आपको एवरेज कितना दिया हुआ है, 35 एवरेज दिया है, मतलब सभी नंबर्स का एवरेज कितना दिया था, 35। अब कहता है कि एक ऑब्जर्वेशन को मिस रीड कर दिया 83 इंस्टेड ऑफ 53, मतलब हमें 53 पढ़ना था, हमने उसको 83 पढ़ लिया, मतलब हमने उसको ज्यादा पढ़ दिया, हमने गलती से उसको ज्यादा पढ़ लिया, हमने गलती से उसको 35 बना दिया, बट वो 35 से कम आनी चाहिए थी। समझ गए ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, वापिस सुनो, अभी आपका दिमाग उतना खुला नहीं है, मैं खोलता हूँ अभी, सुनो। कहता है कि एवरेज था 35, बट ये 35 एवरेज कैसे बना है, सुनो। उसने क्या किया, एक नंबर को 83 पढ़ दिया 53 की जगह। भाई उसने नंबर को ज्यादा पढ़ दिया, उसने नंबर को ज्यादा पढ़ा इसलिए 35 बना, बट एक्चुअली वो नंबर ज्यादा नहीं था, वो एक्चुअली एक्चुअली वो नंबर 53 था, उसने 83 पढ़ दिया, नंबर को ज्यादा पढ़ लिया। जब उसने नंबर को ज्यादा पढ़ा होगा तो एवरेज भी ज्यादा बनी होगी, इसका मतलब एवरेज 35 गलती से ज्यादा बनी है, एवरेज 35 से कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब मुझे बताओ इनमें से कम कौन सा ऑप्शन था, 35 से कम एक ही ऑप्शन था, 34.7, तो ये इसका आंसर था, निकालने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ ऑप्शन देके पता चल रहा था। नहीं समझ आया, वापस समझाता हूं। देखो, 100 ऑब्जर्वेशन का इसने क्या किया, एवरेज निकाली थी 35, एक नंबर को इसने गलती से 83 पढ़ दिया 53 की जगह, मतलब उसने गलती से नंबर को ज्यादा पढ़ लिया, नंबर को ज्यादा पढ़ने की वजह से उसकी एवरेज ज्यादा बन गई 35, अब उसकी एवरेज क्या हो जाएगी, कम, जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो एवरेज कम हो जाएगी, तो 35 से कम एक ही ऑप्शन था, इसलिए इसका आंसर 34.7 ही बनना था। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन भी ना जीती जागती एग्जांपल है, जो मैंने अभी आपको बताया है, फॉर्मूला एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1 सेकंड में ये क्वेश्चन भी 2 मिनट में हो जाना है, अगर आप इसको तरीके से समझोगे। कहता है कि एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट इज 50 kg, 6 स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 6, उनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 50, इनका सम कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, 50 × 6 कितना हो जाएगा, 300। इतना समझ आ गया, ठीक है। दूसरे केस में 2 स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 2, और उनका एवरेज कितना दिया है, 51, कितना दिया है एवरेज, 51, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102। भाई ये समझ आ रहा है ना, ये मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमें एवरेज और नंबर दिया हुआ है तो हम सम निकाल रहे हैं, सम होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसी फॉर्मूले को आपने घुमाते रहना है। अब तीसरा केस दिया हुआ है, बाकी 2 स्टूडेंट जो बचे, उनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 55, कितना दिया हुआ है, 55, तो हमारे पास सम कितना आ जाएगा, 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। अब कह रहा है हमें एवरेज निकालना है सभी का, सभी का एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालोगे, सभी का सम करो, एक है 300, एक है 102 और एक है 110, इन सब का सम करो, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 512, और टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे, 6, और ये दो 8, और ये दो 10, ठीक है, 6 4 10, कितने आ गए, 10, तो हमने 512 को 10 से डिवाइड किया तो हमारा एवरेज आ गया 51.2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना,
एवरेज में एक ही फॉर्मूला पढ़ना है। कौन सा फॉर्मूला है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्व, बस इसी को घुमाना है। मान लो आपको एवरेज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया था, तो आपने सम निकालना है, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका सम होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो बस यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया। क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 दिया था, उनकी एवरेज 50 थी, तो सम कितना आ गया, 6 को 50 से मल्टीप्लाई 300। फिर आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया था 2, एवरेज दी थी 51, मल्टीप्लाई किया 102। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया था 2, एवरेज दी थी 55, सम इतना आ गया। तो हमें क्या निकालना है, ओवरऑल सबकी एवरेज, तो सबका सम करो, डिवाइड करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, फिर 512 डिवाइडेड बाई 10, 51/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको पेपर में कोई एवरेज का कंसेप्ट आएगा तो कर लोगे आप। हाँ, सारे क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं। एवरेज टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया आपका, अब आप गड़बड़ नहीं करोगे। और दूसरा, परसेंटेज निकालना भी मैंने आपको सॉल्व कराना सिखा दिया, कैसे आपने परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने। इसलिए बोल रहा हूँ, ये जस्ट नॉट पीवाईक्यू सेशन या एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है। दिस इज ऑल टुगेदर ए रिवीजन सेशन। ठीक है, कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यूज यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह आप बोलोगे तो मैं रीजनिंग के भी ले आऊंगा, और जो इस पेपर में जम्मू कश्मीर का पोर्शन आया था उसके थ्रू भी रिवाइज करें, और इंग्लिश और कंप्यूटर की आप बहुत ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं, तो उसके भी पीवाईक्यूज में आपको डिस्कस करवा लूंगा। ठीक है, इंग्लिश वाले और कंप्यूटर वाले भी मैं करवा दूंगा, और फिर हम बाकी जूनियर असिस्टेंट के जो बच्चे हैं, कल तक आपकी मैं प्ले बना दूंगा। ठीक है, रात को ही या कल मैं आपकी प्ले बना दूंगा, बाकी जो हमने पढ़ाया हुआ आप वहां से पढ़ते चलोगे। ठीक है, मॉक टेस्ट का शेड्यूल मैं हफ्ते तक आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, आपकी पूरी कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। अब ये आपके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चन आ गए। यहाँ से कौन से, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चन। देखो, इन क्वेश्चन को निकालने के लिए ना कोई फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं, बट फिर भी आपको थोड़े बहुत फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, और एसपी होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिस पे आपने सामान बेचा, और कॉस्ट प्राइस जो उसका एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, चीज की कॉस्ट। मान लो आपको प्रॉफिट कब होगा, ठीक है, आपने 10 रुपए की चीज ली और 15 रुपए में उसको बेच दी, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब 15 की आपने बेच दी और 10 की खरीदी थी, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 5। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट। इसी तरह लॉस कैसे निकलता है, नुकसान कैसे होता है। मान लो किसी ने 10 रुपए की चीज खरीदी और 9 रुपए में बेच दी, तो इसको तो नुकसान हुआ ना। तो नुकसान के लिए हम सीपी माइनस एसपी करते हैं, और प्रॉफिट के लिए हम सेलिंग प्राइस माइनस सीपी करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अगर मान लो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है, देखो, प्रॉफिट निकालने का तरीका था एसपी माइनस सीपी, और जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो हमेशा कैलकुलेट सीपी पे होता है, तो डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, ये आपके फॉर्मूले। बट आपको फॉर्मूले नहीं लगाने दूंगा पेपर में, मैं बिना फॉर्मूले के आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करवा के बताऊंगा। ठीक है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, कई बार आप पेपर में फंस जाओ। तो प्रॉफिट किसी चीज का क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग होता है बेचने का प्राइस माइनस, मान लो आपने 5 रुपए की चीज ली और 8 रुपए में बेची, इसका मतलब आपको फायदा ही हुआ है ना। तो 8 में से 5 को माइनस करोगे, 3 रुपए का फायदा। अगर मैं परसेंटेज निकालने के लिए बोलूं, तो 8 में से 5 गए तो कितना बचा, 3, डिवाइडेड बाय सीपी कितना था, 5 रुपए की चीज थी इंटू 100, इसको सॉल्व कर दो, 23 60, मतलब आपको 60% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ऐसे निकलता प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। मतलब आपने पहले प्रॉफिट निकालना है, उसको सीपी से डिवाइड, हमेशा सीपी से डिवाइड होगा, एसपी से डिवाइड नहीं होगा। कॉस्ट प्राइस से पे ही प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन क्या थे, क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक रेडियो है, ध्यान से सुनना, आप क्वेश्चन किस तरह से आपने पेपर में करने होते हैं। एक रेडियो है, उसकी सीपी कितना दिया हुआ है, 600। ठीक है, आप यार देखो, एक चीज आपको और मैं बताऊं, मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू हो जाता हूँ। आपने क्या करना होता है, जैसे मैं 64 क्वेश्चन पे पहुंचा, आपने यहाँ पे रुकना है, वीडियो को पॉज कर लेना, और इस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करना है। अगर आपको हो रहा है, वेल एंड गुड, फिर मिलाना, मेरे साथ ट्रिक विक देख लेंगे। अगर आपका नहीं निकल रहा है, तो फिर समझना है। अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ रीजनिंग की क्लासेस में, तो कोई फायदा नहीं। ये आपका एक तरह का एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो रहा है, तो दोनों तरह से चीजों को यूज करो। तो देखो, सीपी रेडियो का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 600 रुपया। कितना रुपए का सीपी है, उसका कॉस्ट प्राइस है 600। इफ 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज चार्ज टूवर्ड ट्रांसपोर्टेशन, कहता है कि 5% उसका और खर्चा हो गया ट्रांसपोर्टेशन। मान लो मैंने रजौरी में से पुंछ में लेके जानी है कोई चीज, ठीक है। अब रजौरी में वो चीज 600 रुपए की थी। अब मैंने रजौरी से पुंछ लेके जानी है, 5% मेरा खर्चा उसको पुंछ तक पहुंचाने में हो गया, तो वो भी तो सीपी में काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि पुंछ में जाके वो खर्चा तो मेरा ही पड़ रहा है ना। तो आपने सीपी में 5% यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पे लिखा भी आफ्टर एडिंग डेट, नहीं लिखा हो तो भी आपने ऐड ही करना होता है सीपी में। 5% हमारा खर्चा हुआ, तो 5% निकालो 600 का। 5% मतलब 5/100 इंटू
600, तो ये कट जाएगा, 6 5 30, तो मतलब अब आपका नया सीपी क्या हो जाए, पहले 600 था, अब उसमें 5% ऐड कर दिया, मतलब 30 ऐड कर दिया, तो नया सीपी आपका कितना बन गया, 630। कितना बन गया, 630 रुपीज। कितना बन गया, 630 रुपीज आपका बन गया सीपी। अब कह रहा है इफ द नेट प्रॉफिट टू बी मेड इज 15%, इसको कितना प्रॉफिट हुआ, 15% प्रॉफिट हुआ, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब इस सीपी के ऊपर इस चीज को उसने 15% प्रॉफिट में बेचा, तो आपने सेलिंग प्राइस निकालना है। तो भाई इसका 15% निकालो, जो आएगा इसमें ऐड कर दोगे, वही सेलिंग प्राइस है। जब भी प्रॉफिट होता है तो सीपी में ऐड होगी चीज, और जब भी लॉस होता है सीपी में माइनस होगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो कितना प्रॉफिट हुआ, इसको 15%, तो निकालो इसका 15%, परसेंटेज निकालना, तो मैंने आपको बताया ना, 15% निकालना मतलब 15/100 इंटू 630। इसको सॉल्व करो, ये जीरो से जीरो कट, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, जो आपका आंसर आएगा वही क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली 724 आएगा आंसर, 0.50, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बट अगर आपको मानो किसी चीज का 15% निकालना नहीं आता है, देखिए यहाँ पर एक और ट्रिक बता रहा हूँ। मैं आपको बोला ना, आपने क्वेश्चन में क्या करना है, इसका 15% निकाला, मान लो आपको 15% निकालना नहीं आता, तो आप क्या करो, 10 + 5 कितना होता है, 15, मतलब आप इसका 10% निकालो और 5% निकालो, मतलब 630 का 10% क्या हो जाएगा, 630 का 10% क्या हो जाए, देखो सिंपल है ना, 10% निकालना सिंपल है। 630 को 10/100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये जीरो के साथ ये जीरो गया, ये जीरो के साथ जीरो गया, तो 10% आ गया 63, प्लस 5%, 5% क्या होता है, आधा, तो 63 का आधा कितना हो गया, 31.2, कितना हो गया 31.2, इन दोनों को ऐड करो तो आपका कितना बन जाएगा, 31.5 होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 63 और 31.5 का 94.5। तो आपका सीपी पहले था 630, उसमें 94.5 आप ऐड करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, 94.5 इसमें ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा 724.5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप दोनों तरह से कर सकते थे। कैसे, मतलब आपने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको सीपी दिया होता 600, 5% इसको खर्चा हो गया किसको लेके जाने में, 5% निकाला, 600 का आ गया 30 रुपए, इसमें ऐड किया 630, आपका नया सीपी बन गया। अब आपको 15% प्रॉफिट हुआ, तो 15% निकाल दो किसका, 630 का। 15% निकालने का यही तरीका है, कैसे तरीका है, 15% निकालना है, मतलब 15/100, परसेंट का मतलब 1/100 होता है ना, इंटू 630, जो आएगा इसको 630 में ऐड करोगे आपका आंसर निकल जाएगा। बट मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको 15% निकालना अगर डिफिकल्ट लग रहा है किसी चीज का, किसी भी चीज का 15% निकालना डिफिकल्ट है, तो उससे बेटर है ना, आप क्या करो, किसी चीज का 10% निकाल लो प्लस 5% निकाल लो, वो तो निकालना इजी है ना। 10% होता है 1/10, मतलब किसी भी नंबर को 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे उसका 10% निकल जाएगा। तो 630 था, उसका 1/10 करोगे कितना आ गया, 63। अब आपने निकालना है 5%। अगर किसी नंबर का 10% 63 है, तो 5% मतलब उसका आधा, तो 63 का आधा कितना हो जाएगा, 31.5। इन दोनों को ऐड करोगे तो 94.5 आपका निकल गया, क्या 15%, ये पूरा 15% निकल गया। तो आपका पहले था 630, उसमें 94.5 आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर जो भी आना होगा वो आ जाएगा। यहाँ पर इस केस में 724.5 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, बट मैं साथ साथ कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, ट्रिक्स एंड टिप्स जो आप एग्जाम्स में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, एक कंसेप्ट और बता देता हूँ। कोई भी सीपीएसपी का क्वेश्चन आए आप इजिली कर लेना, कि फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। देखो ध्यान से सुनो, किसी भी नंबर का सीपी जो होता है ना, अगर हमें परसेंटेज में दिया होगा, कभी भी हमें परसेंटेज में मान लो आपको, ध्यान से सुनो इस कंसेप्ट को, मान लो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है परसेंटेज में, ठीक है, लॉस दिया हुआ है परसेंटेज में, ऐसे केस में आप सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सीपी को मान सकते हो 100%। क्या मानना है आपने, 100%। आप सीपी को 100% मान के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये आप याद, अब इस ट्रिक को मैं वहां पर यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा वो देखो, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इसी ट्रिक से हो जाएंगे। कहता है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 960, एक आर्टिकल है, कोई सामान है, वो 960 रुपए का बिका, सेलिंग प्राइस कितना है 960, सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर 960 सॉरी। अब मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 4%, मैन को कितना लॉस हुआ 4%, हमें सीपी निकालना है, क्या निकालना है, सीपी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला, जब भी लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज में दिया, आप सीपी को कितना मानोगे, 100%। सीपी कितना होता है हमारा, 100% हमारा सीपी है, ठीक है, 100% हमारा सीपी है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस उसका कितना है 960, और उसको लॉस कितना हुआ 4% का, कितना लॉस हुआ उसको, 4% का लॉस हुआ, मतलब उसका सीपी अगर 100% था, उसने 4% लॉस खाया, तो सीपी में से लॉस को माइनस करो, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 96%, होगा कि नहीं होगा।
मैंने आपको बोला जब भी आपको सीपी मानना है, कॉस्ट प्राइस, आप 100% मानोगे। उसको कितना लॉस हो रहा है, लॉस हमेशा सीपी से माइनस होता है और प्रॉफिट हमेशा सीपी में ऐड होता है। यार अगर नहीं समझ आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है आपको समझ नहीं आया, मैं वापस बता, देखो 10 रुपए की चीज है, 10 रुपए की चीज है और मैंने उसको 15 की बेच दी। आपने बेसिकली इसमें क्या 5 ऐड किए है ना, प्रॉफिट ऐड किए है ना, 5 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ। और मान लो 10 रुपए की चीज किसने 8 रुपए की बेच दी, तो इसमें मतलब दो क्या हुआ है, माइनस हुआ है। तो जब भी आपको लॉस दिया है, आपको उसको सीपी में से माइनस करना है। तो सीपी मैंने आपको बोला 100% मान लो, तो इसको 4% लॉस हुआ है, इसका मतलब सीपी में से 4 को माइनस करेंगे तो 96% इसका सेलिंग प्राइस है। बट हमें सुनो, सेलिंग प्राइस इससे हमने कितना निकाला 96%। बट हमें सेलिंग प्राइस दिया कितना हुआ है, हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 960। 96% इसका मतलब आपका किसके बराबर है, 960 के बराबर। ठीक है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 960 को डिवाइड कर लो 96 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 10। 1% आपका किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, फिर देखो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, बट कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%। ये हमने निकाला है 1%। हमें क्या निकालना है 100%। अगर इधर आप 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100% बन रहा है, तो इस तरफ भी 10 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। देखो मैंने क्या किया, उसने जो क्वेश्चन में बोला, उसने बोला था कि एक सामान को, आर्टिकल को बेचने में कितना खर्चा हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है 960। उसको कितने परसेंट लॉस हो रहा है, 4% उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मैंने बोला आपको, कॉस्ट प्राइस आपने 100% मानना है। उसको 4% लॉस हो रहा है, इसका मतलब उसने 4% जब लॉस किया, सीपी में से 100% में से 4% को माइनस किया, उसने कितने का बेचा 96%। बट उन्होंने इसकी वैल्यू दी हुई है सेलिंग प्राइस कितनी 960, इसका मतलब 96% आपका 960 के बराबर है। तो 1% निकालो, ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो 1% आ गया 10। हमें क्या निकालना है, सीपी। सीपी 100% होता है, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया ना, तो आप 66 वाला क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके खुद करो, 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लो। ठीक है, अगर नहीं निकल रहा है वीडियो को पॉज करके निकालो, नहीं निकल रहा है मैं अभी निकाल देता हूँ, बट ये निकलना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, बाय सेलिंग अ कार एट 64,000। आपने एक कार को कितने का सेल किया, 64,000 का। कितने का सेल किया, 64,000। लॉस कितना होगा 20% का। लॉस कितना होगा 20%। हमें यहाँ पर भी क्या निकालना है, सीपी। मैंने आपको बोला है सीपी कितना मानो 100%। लॉस कितना होगा 20% का, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका 80%। सीपी में से लॉस को माइनस करो तो सेलिंग प्राइस निकलता है, सेलिंग प्राइस आ गया 80%। हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ कितना 64,000, इसका मतलब 80% की वैल्यू कितनी है 64,000। कितनी है 64,000। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64,000 को डिवाइड कर लोगे किसके साथ, 80 के साथ। 64,000 को 80 के साथ डिवाइड करो, जीरो के साथ जीरो गया, 8 8 64 होता है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 8 के साथ कटोगे 8 8 64, तो 800 आ गया। 1% की वैल्यू आ गई 800। हमें कितनी निकालनी है 100% की वैल्यू। तो अगर इधर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी तो 100 को मल्टीप्लाई करोगे। 800 को जब आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपका जो सीपी है वो कितना है, 80,000। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आप तो कोई डाउट नहीं ना इस क्वेश्चन में, किस तरह से इन क्वेश्चन को करना था। तो इसके बाद ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, बट मुझे लगता है मैं कुछ क्वेश्चन भूल गया हूँ। हाँ, ये 3 क्वेश्चन ऊपर भी आए थे एप्टीट्यूड के, टोटल 10 क्वेश्चन थे ना। 3 क्वेश्चन पहले, अब इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व। देखो अभी तक हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व करे, बट हमने 7 क्वेश्चन ही सॉल्व करे। हमने 7 क्वेश्चन के साथ मुझे लगता है 3 4 टॉपिक प्रिपेयर करें। पहले हमने परसेंटेज कैलकुलेट करने सीखे, फिर हमने एवरेज का फॉर्मूला देखा। एवरेज के फॉर्मूला में अगर कोई चीज को कोई गलत पढ़ लेता है तो उसको कैसे ऐड करके माइनस करते हैं, वो चीज हमने सीखी। फिर मैंने आपको ट्रिक भी बताई कैसे हम एवरेज के फॉर्मूला को यूज करते हैं। फिर मैंने आपको बताया एवरेज की हेल्प से सम निकाल के भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर मैंने आपको बताया सीपीएसपी का कंसेप्ट। सिंपली प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट और जो लॉस है वो सीपी पे कैलकुलेट होता है। जो लॉस होता है वो माइनस होता है और प्रॉफिट ऐड होता है। सीपी को हम 100% कंसीडर करके परसेंटेज का क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने अभी तक सीखा है। बाकी एक बात बताऊं, एक एप्टीट्यूड और रीजनिंग की वीडियो मैंने डाली है, मुझे लगता है काफी बच्चों ने वो देख ली होगी, 40-50 हजार बच्चों ने वो वीडियो देखी। उसको देख लेना, उससे भी आपको हेल्प, मैं वीडियो के एंड पे उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, लास्ट पे आपको आ जाएगी, वो भी आपको रीजनिंग की हेल्प कर देगी। एक वो वीडियो और एक ये वीडियो आपकी कल रीजनिंग की जो आएगी कल या परसों, उसमें हम कवर कर लेंगे सारा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन एक आया था, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड। सारे नेचुरल नंबर्स और उसमें अगर हम जीरो डाल दें तो उनको क्या बोलते हैं। देखो नेचुरल नंबर पता है क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर, जीरो को छोड़ के, मतलब 1 2 3 4
5 6 इन सबको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जब इसमें हम जीरो डाल देते हैं, ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, ये जीरो प्लस नेचुरल नंबर, इनको बोलते हैं हम होल नंबर्स। क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर होते हैं जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स, इसमें नेगेटिव नहीं आते, नॉन नेगेटिव होते हैं। होल नंबर क्या होता है, जीरो और नॉन नेगेटिव, नेगेटिव को छोड़ के, मतलब पॉजिटिव नंबर्स ये आते हैं होल नंबर। और मान लो हम जीरो और नेगेटिव नंबर भी ले रहे हैं, मतलब -1 भी ले रहे हैं, -2 भी ले रहे हैं, 1 2 3 ले रहे हैं, ये सबको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, आपको पता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर है। मान लो टू, टू सिर्फ अपने टेबल में आता है और वन के टेबल में आता है। थ्री, ये सिर्फ अपने टेबल में आता है और वन के और किसी के डिवाइड में। फोर है प्राइम नंबर नहीं, फोर अप वन के टेबल में भी आता है, टू के भी आता है और फोर में भी। बट ये देखो सिर्फ अपने टेबल में नहीं ना आ रहा, अपने और वन, जो नंबर सिर्फ अपने टेबल में आए और वन के टेबल में आए उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। जैसे मान लो फाइव, फाइव सिर्फ फाइव के टेबल में आता है और वन के टेबल में आता है और किसी टेबल में। बट सिक्स जो है, सिक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि सिक्स वन के टेबल में आता है, सिक्स टू के टेबल में आता है, टू थ्री जा सिक्स, थ्री के टेबल में आता है, थ्री टू जा सिक्स, और सिक्स अपने में भी आएगा, तो ये प्राइम नहीं है, इसको बोलेंगे कंपोजिट। समझ आया। रैशनल नंबर वो होते हैं, वो नंबर जिनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, पी बाई क्यू मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना, टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग होते हैं, इसको छोड़ो, ये आपका रैशनल नंबर का कंसेप्ट है। ठीक है, दिस इज क्लियर, ये क्वेश्चन सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। पी और क्यू दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, पहली बात नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, और इनको मल्टीप्लाई करके 64 आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू। इनमें से कौन सी पी प्लस क्यू की वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब दो नंबर ऐसे आपने लेने जिनको सम करके ये नंबर आए और मल्टीप्लाई करके 64 आना चाहिए। ठीक है, और ऐसा एक नंबर नहीं होगा, जो नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो जैसे मान लो ये 16 लिखा है, कोई ऐसे दो नंबर सोचो जिनको ऐड करके 16 आया और मल्टीप्लाई करके 64 है। कौन से, मान लो मैं 8 और 8 ले लेता हूँ। 8 प्लस 8 कितना होता है, 16, बट इनको मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 8 64, इसका मतलब ये नंबर ठीक है। 20, 20 के लिए सोचो कौन से नंबर, जैसे मैं 16 और 4 ले लेता हूँ। 16 में 4 ऐड करो कितना आ रहा है, 20, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 64, इसका मतलब ये नंबर भी ठीक है। अगर मैं 65 को सोचता हूँ, सुनो, 64 प्लस वन, 64 में वन ऐड करो कितना होता है, 65, ठीक है, और 64 को वन से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 64, ये भी ठीक है। बट 35 जो है, ये किन्हीं भी दो नंबर, ऐसे नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करके 64 आए और जिनको ऐड करके हम 35 ला सके। मानो मैं दो नंबर ले लेता हूँ, 32 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 64 आता है, ये तो करेक्ट है। बट 32 को 2 में ऐड करो तो कितना आता है, 34, 35 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर इस श्रेणी में नहीं आता, तो इसको यहां से हम निकाल देंगे। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, मतलब नंबर सोचने थे, वो सेट सोचने थे जिनको मल्टीप्लाई करके 64 आए। तो देखो 8 8 को मल्टीप्लाई करके 64 आता है, 8 8 64, और इनको ऐड करके 16 आता है, तो पहला ठीक था। फिर 16 और 4 को मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 64, इनको ऐड करके 20 आता है, ये भी ठीक था। और 64 और 1 को मल्टीप्लाई करके 64 आता है, इनको ऐड करके 65 आता है, ये भी ठीक था। बट यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं बन सकता, क्योंकि अगर हम 32 और 2 ले, इनको मल्टीप्लाई करके तो 64 आ रहा है, बट इनको जब ऐड करेंगे 32 प्लस 2 34 होता है, ना कि 35। इधर ऑप्शन में 35 दिया था, ये गलत था, इसलिए इस क्वेश्चन का यही आंसर था। ठीक है, हमने बताया था कैन नॉट वाला बताना था, तो वो यही आता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परम्यूटेशन का है। ये सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, परम्यूटेशन में एक ही फॉर्मूला लगता है। ठीक है, वहां से हम कर लेंगे। परम्यूटेशन के एक ही फॉर्मूला से ये क्वेश्चन निकल जाते हैं सारे, तो मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद। वैसे तो मैंने परम्यूटेशन सॉरी प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी से हम करेंगे। परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी में कंफ्यूज हो गया। देखो कहता है एक स्कूल में 40% स्टूडेंट क्या खेलते हैं, फुटबॉल। ठीक है, कितने स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं, 40%। कितने स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, 40%। कितने स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलते हैं, 50%। 50% क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। 18% स्टूडेंट है वो ना फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं। देखो टोटल कितना होता है, 100%, और उसमें से 18% ना फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं, तो 18 माइनस कर दो, कितना बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 82%। इसका मतलब जो 82% बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ तो खेलते हैं, या तो फुटबॉल खेलते होंगे या क्रिकेट खेलते होंगे या दोनों खेलते होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो है हमारे 82% जो है बच्चे, वो या तो फुटबॉल खेलते होंगे या क्रिकेट खेलते होंगे, उसमें से कुछ ना कुछ खेलते होंगे। हमें बताना है कि जो दोनों खेलते हैं वो बताने, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एफ इंटरसेक्शन सी निकालें। इसको फॉर्मूला में
एफ इंटरसेक्शन सी लिखते हैं। जब हमें बोथ निकालना हो ना, उसको इंटरसेक्शन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। देखो सिंपल क्वेश्चन था, एक क्लास में कहता है कि एक स्कूल में 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने फुटबॉल खेलते हैं? 40%। कितने क्रिकेट खेलते हैं? 50%। और कह रहा है कि 18% ना फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं। टोटल हमेशा 100% होता है, ठीक है। क्योंकि 100% क्यों टोटल ले रहा हूँ, क्योंकि हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है और 100% ही 1 होता है, ये मैंने आपको पहले ही समझाया। तो ये कह रहा है 18% जो है ना फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं। तो 100% टोटल है, उसमें से 18 ना फुटबॉल खेल रहे हैं ना क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कितने, 100 में से 18 को माइनस करो तो कितना है? 82%। इसका मतलब 82% तो कुछ ना कुछ खेल रही हैं। इसमें कुछ फुटबॉल खेल रहे होंगे, कुछ क्रिकेट खेल रहे होंगे, कुछ दोनों भी खेल रहे होंगे। बट हमें क्या निकालना है? दोनों कितने खेल रहे हैं। तो हमें एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये जो टोटल की प्रोबेबिलिटी होती है उसको निकालने का तरीका होता है ए की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माइनस करो उनमें बोथ वालों की प्रोबेबिलिटी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है? इंटरसेक्शन वाला, ये निकालने के लिए बोला है। ये हमें दिए हुए हैं दो तीनों, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। इसको यहीं पर रहने दो, इसको इधर ले जाओ, उसको इधर से माइनस कर लो, मतलब ये इस तरफ चला जाएगा ना। तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो बस डालो फॉर्मूला में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 40%। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्लस 50%। और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 82%। तो 50 और 40 कितने हो गए? 90% माइनस 82%। 90 में से 82 गया तो 8%। हमारी दोनों के खेलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 8%। ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ यहाँ पे। कोई बात नहीं, मेरे पास एम्पल ऑफ टाइम है तुम लोगों के लिए समझाने के लिए, ठीक है। देखो कह रहा था, एक स्कूल में कितने बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं? 40%। कितने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं? 50%। और कहता है कि 18% ऐसे बच्चे हैं जो ना फुटबॉल खेल रहे हैं और ना ही वो खेल रहे हैं क्रिकेट। टोटल होता है 100%। इसमें से 18% को माइनस कर लो, 82%। इसका मतलब 82% जो बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ खेल रहे होते हैं, या तो क्रिकेट खेल रहे होंगे या फुटबॉल खेल रहे। तो ए एफ यूनियन सी निकला हमारा 82%। हमें निकालना था क्वेश्चन में कि दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना दोनों के यूनियन की, यूनियन मतलब या एक खेलें या दो खेलें या जो भी खेल रहे हैं, मतलब ठीक है, दोनों खेल रहे हैं। इसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितने फुटबॉल खेल रहे हैं प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिकेट कितने खेल रहे हैं माइनस जो दोनों खेल रहे हैं उसको हमने माइनस करना होता है। बट हमें ये तो निकालना है, हमें ये निकालने के लिए बोला है। ये तीन चीजें हमें दी हुई हैं, ठीक है। ये हमें निकालना है, जिसको निकालना है उसको इधर ले जाओ। तो ये माइनस था, इधर जाके प्लस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये यहाँ पे प्लस था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यूनियन सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया आपको, 40% फुटबॉल खेल रहे हैं, 50% क्रिकेट खेल रहे हैं। और दोनों खेलने वाले कितने? दोनों या दो, एक एक खेलने वाला मतलब जो कुछ ना कुछ खेल रहा है वो 82% है। तो 50 और 40 कितने हो गए? 90% माइनस 82%। तो 90 में से 82 गए तो कितने? 8%। तो जो दोनों खेल रहे हैं वो कितने हैं? जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं वो कितने? 8%। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू। ये वेन डायग्राम से भी हो जाता है और जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पर कवर करवा लूंगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हमने आज एप्टीट्यूड कवर करा है। इसके बाद हम रीजनिंग के इस पेपर के जो भी क्वेश्चन है जिसमें आपको मैं बहुत इजीली से, जैसे आपको डायरेक्शन के आते हैं लेफ्ट राइट काट के बता दूंगा कैसे, बिल्कुल ट्रिक्स के थ्रू समझा दूंगा रीजनिंग। और रीजनिंग की एक वीडियो में अभी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, साथ साथ उसको कवर कर लेना। और जूनियर असिस्टेंट के पेपर का हम कंप्यूटर और जीके वाला पोर्शन इंडिया का कवर कर चुके हैं। मैंने जम्मू कश्मीर का पोर्शन करवाना है, मैं मोस्ट स्पेसिफिकली कल या परसों वो कवर करवा दूंगा। फिर आपका इंग्लिश वाला पोर्शन रह गया, वो भी हम कर लेंगे। और बाकी फिर उसके बाद मैं आपको प्लेलिस्ट भी बना के दे दूंगा। जो जो पोर्शन मुझे लगेगा कि आपको जरूरत है तो मैं एमसीक्यू का रिवीजन सेशन उनके लिए लेके आऊंगा। मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करूंगा। बट आप सब कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे तो ये सब चीजें मेरे एंड पे होगी। आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगा, ये तो मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, ठीक है। आप कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे तो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। और ज्यादा मॉक टेस्ट के चक्कर में फंसना मत आगे पीछे, ठीक है। आप भटक जाते हो फिर बाद में बोलते हो सर हमें पता नहीं चला, इतने अच्छे टेस्ट है हमने पहले ले लिया था, दिस दैट। मैं आपको विद इन अ टाइम ऑफ 1 वीक आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर दूंगा और मॉक टेस्ट में आपके कंडक्ट करवा लूंगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो, वहीं पर मैं इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।